अपना घर अगर बन जाए किसी शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर, तो उससे बढ़कर एक इंसान के लिए क्या चीज़ हो सकती है। और उसके लिए क्या करता है, जब पैसों की कमी होती है तो वो एक होम लोन लेता है। कई बार उस लोन को वो चुका पाता है और कई बार वो लोन को नहीं चुका पाता है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर लोन के अंदर डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो बैंक उसके खिलाफ क्या क्या कर सकता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके बीच में जनरल अवेयरनेस का या लीगल अवेयरनेस का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो लगभग भारत के अंदर हर 10वें इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। जो होता है कैसे, आइए समझते हैं। मेरे पास बकायदा एक रियल टाइम जजमेंट की कॉपी है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो रियल टाइम जजमेंट है, ये आपके जैसे राजस्थान के अंदर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला राजस्थान, वो इनके द्वारा एक जजमेंट है जो दिया गया। हालांकि जजमेंट कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये सिर्फ आपके 3-4 पेजेस का जजमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आगे की बातचीत है जो करेंगे। ये पूरी की पूरी जो पब्लिक कॉपी है, यानी कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ जरा समझने की कोशिश करना। क्या है जी कि एक फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जिस व्यक्ति ने लोन लिया उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आई रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है उसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि चेन्नई की रजिस्टर्ड कंपनी है और जोधपुर में उसका क्या है, जोधपुर में उसका ब्रांच ऑफिस है। आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जोधपुर के अंदर क्या हो रखा है, उसका एक शाखा कार्यालय कह दीजिए, ब्रांच ऑफिस है जो। अब इसने क्या किया था, इसने एक व्यक्ति विशेष को 30 लाख का होम लोन दिया था। होम लोन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में प्लॉट पड़ा है, आप बैंक के पास जाते हो, उस प्लॉट के कागज जो है उनके पास गिरवी रखाते हो, या फिर मान लीजिए अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं ना, तो आप बैंक के माध्यम से जो कर रहे हैं और बैंक आपके प्लॉट से जुड़े हुए टाइटल डीड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास होल्ड करके रखता है और बदले में आपको जो अमाउंट है लोन का वो दे देता है। तो चोलामंडलम ने 30 लाख का क्या दिया था, लोन है जो दिया था। लोन देने के बाद में क्या हुआ, जब ईएमआई पे करने की बारी, ईएमआई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जब उसको पे करने की बारी है जो आई, तो कुछ टाइम के बाद में जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसके थ्रू डिफॉल्ट है जो हो गई। जब डिफॉल्ट हो जाती है ना, तो हमारे देश में 2002 के बाद में एक कानून जो है एप्लीकेबल हुआ था, जिसको अपन सामान्य भाषा में सरफाईसी एक्ट 2002 है जो कहते हैं। अब हुआ ये कि ये जो एप्लीकेशन आपके सामने फाइल की जा रही है, यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि सेक्शन नंबर 14 आप देख पा रहे हैं, फिनेंशियल असेट्स का सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। अब ये जो लॉ है इसके सेक्शन 14 के तहत एप्लीकेशन है जो फाइल की। अब सवाल ये आता है कि इसका सेक्शन 14 ऐसा क्या कहता है और बैंक को क्यों जरूरत पड़ गई इसके एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। तो मैं आपको ना एक प्रोसीजर बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आराम से ध्यान से सुनना, क्योंकि कल पता चला आपने भी कोई होम लोन लिया और उसके अंदर कोई डिफॉल्ट होगी, तो आज जो आप इस वीडियो के अंदर जो बातें समझने वाले हैं ना, वो आपके उस समय बहुत काम आएगी। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि कभी ऐसा ना हो कि आपके लिए ऐसी कोई दुविधा है जो क्रिएट हो। फिर भी हमेशा क्या रहना चाहिए, जिंदगी अनिश्चित है जो होती है। तो देखो क्या है, इसमें बैंक ने अप्लाई किया था कोर्ट से, ठीक, और बैंक की तरफ से जो उनके आई थिंक जो अधिकारी हैं, ऑथोराइज ऑफिसर है प्रवीण माथुर, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया सेक्शन 14 इस 2002 के एक्ट के तहत। और इन्होंने कोर्ट से ये कहा कि भाई ये जो असेट्स है, यानी कि जो प्लॉट गिरवी रखाया गया ना, तो इसका कब्जा जो है उनको सुपुर्द कर दिया जाए। कब्जा यानी कि पोजीशन, जो इसका पोजीशन है वो इसको क्या कहते हैं, बैंक को जो है हैंड ओवर है जो कर दिया जाए। इसकी एप्लीकेशन इन्होंने लगाई। अब आप जरा यहां पर आइए, देखो जी क्या होता है कि यहाँ पर आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो ये रहती है कि जब हम इस तरीके से किसी सेगमेंट को डील करने का प्रयास है जो करते हैं, तो वहाँ पर ये एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा एस्पेक्ट, लेट्स सी। यहाँ पर मैं आपके बीच में एक पर्टिकुलर जो पीडीएफ है उसको ज़रूर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आई थिंक ये मिसिंग, अभी मैं आपको बता देता हूँ वो पीडीएफ आपके लिए कौन सी होगी। एक्चुअल में क्या है कि ये पीडीएफ मैंने एक बनाई है और ये इसका जो लिंक है वो आपको डेफिनेटली क्या करूँगा, शेयर भी है जो कर दूंगा, ताकि आप क्या कर सकें यहाँ पर उस वे में इसको समझ सके, डील है जो कर सके। इसके अंदर है, ओके, तो हाँ ये रही, वेरी नाइस। मैं बात कर रहा हूँ इस पीडीएफ की।
आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि सरफासी एक्ट के तहत लोन की रिकवरी है जो कैसे की जाती है। आसान भाषा में आपको बता देता हूं, जब कभी भी बैंक का कोई भी लोन अगर डिफॉल्ट होता है ना, तो सबसे पहला कदम बैंक ये उठाता है कि वो उसको एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में क्लासिफाई करता है कि भाई इसके अंदर जो है जो लोन दिया गया था वो पे नहीं हुआ है। अगर खासकर तब जब ओवरड्यू 19 डे से ज्यादा का हो जाता है, आरबीआई की गाइडलाइन है ये, उसको अकॉर्डिंग क्या एनपीए को डिक्लेयर करना, तो इसको बोला जाता है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो व्यक्ति उसके पास 13(2) का नोटिस आता है, सेक्शन 13(2) का नोटिस आता है, और इसके तहत 16 डेज, इसको अपन 16 डेज का डिमांड नोटिस बोलते हैं, यानी कि 60 दिन का डिमांड नोटिस है। 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इसका जवाब है जो देना है, और साथ ही साथ में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कराना है, जो भी आपके लोन की ईएमआई का, प्रिंसिपल का। अब 60 डेज के अंदर जो है ना वो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो 13(2) का नोटिस कौन सा है, ये वाला नोटिस है, 60 डे की डिमांड नोटिस। उसके बाद में क्या होता है, अगर मान लीजिए इस नोटिस के जवाब में जो लोन लेने वाला है उसने किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन अगर फाइल कर रखा है ना, 13 सेक्शन 13(3)(a) के तहत, तो उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व है जो किया जाता है, कंसीडर्ड है जो किया जाता है। अब बैंक की ड्यूटी है कि वो 15 दिनों के अंदर उसके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके वापस रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड करने का मतलब वो उसकी बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वगैरह वगैरह, वो चीज यहां पर होती है। तो पहले 13(2), उसके बाद 13(3)(a), देयर आफ्टर क्या होता है, देयर आफ्टर जो है ना यहाँ पे 13(4) के तहत अगर बोरोवर 60 डेज के अंदर भी ड्यूज क्लियर नहीं करता है, तो बैंक फिर जो है इस तरीके से क्या करना है, इन्फोर्समेंट मेजर्स यूज करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस कानून को पढ़ते हैं ना, तो इस कानून के अंदर ये देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सरफासी एक्ट। तो यहां पर अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, और अगर आप इस पार्ट पे आएंगे, खासकर चैप्टर नंबर 3 पे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये है आपके सेक्शन 13। फिर सेक्शन 14 जो हम अभी ये जो जजमेंट मेरे हाथ में है, ये कौन सा है, सेक्शन नंबर 14 वाला है। देखो आपको ये टेक्निकल सेशन हो सकता है थोड़ा बोरिंग टाइप का लगे, क्योंकि तकनीकी भाषा हमेशा हम दूर भागते हैं, पर ध्यान रखना बात होम लोन की हो रही है। आपके सपनों का घर अगर किराए यानी कि लोन के अमाउंट पर तय हो रखा है ना, तो उस केस में आपको ये कानून की जानकारी, ये लीगल प्रोविजन पता होने ही चाहिए। ओके, तो यहां पर क्या होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर डीएम को जो क्या करता है, असिस्ट करते हैं किसको, बैंक को, बैंक यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ताकि वो उस पोजीशन को है जो ले सके। तो ये बात यहां पे दे रखी है। अब आप आ जाइए मेन मुद्दे पे। तो मतलब ओवरऑल क्या है जी, इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ना सेगमेंट डील किया जाता है, यानी कि इश्यूएंस ऑफ डिमांड नोटिस हो गया, फिर उसके बाद में बोरोवर को टाइम दिया जाता है, फिर इन्फोर्समेंट आफ्टर 60 डेज, ये इन्फोर्समेंट के मेजर है जो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पोजीशन लेना, टेक ओवर द मैनेजमेंट वगैरह, या फिर अब मैनेजर को अपॉइंट करना, एंड मैनी थिंग्स। अब होता पता है क्या है, अब ध्यान से समझना, ये जो आपको स्टेप 5 दिखाई दे रहा है ना, मतलब कई बार उनको लगता है कि भाई हम पोजीशन लेने जाएंगे तो वो लोग विरोध करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति अपना घर बैंक को कैसे दे सकता है आसानी से, ऑब्जेक्शन होगा, विरोध होगा, प्रोटेस्ट होगा, तो वो पहले सीधा उसके पास नहीं जाते हैं, वो पहले चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, डीएम हो गया, उसके पास जाते हैं और वहां से एक सहायता लेते हैं। मतलब उनके द्वारा क्या की जाती है, एप्लीकेशन है जो फाइल की जाती है, एप्लीकेशन बिफोर सीएमएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी उसका जुरिस्डिक्शन है जो रखता है, और फिर वहां से एक ऑर्डर होता है। अब ये ऑर्डर क्या होता है आइए आपको बता देता हूं। उसके बाद में प्राइस वैल्यूएशन, रिजर्व प्राइस डिसाइड किया जाता है, और पब्लिकली उसको सेल करके बैंक अपना पैसा रिकवर करता है, और जो अमाउंट एक्सेस बचा है तो उसको दे देता है, किसको, बोरोवर को। अब आप समझिए, ये जो आपके बीच में ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, इस केस में क्या हो रखा है, इस केस में बैंक वालों ने सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा दी। क्या बोला कि भाई हमको इसका पोजीशन है जो हैंडओवर किया जाए, और ये उस कंपनी जो प्रॉपर्टी उसका डिटेल है कि भाई पिपाड़ शहर के अंदर इस जगह पे ये प्लॉट है जो आ रखा है। इस प्लॉट पे इन्होंने क्या कर रखा था, लोन ले रखा था, 450 स्क्वायर फीट का एक तरीके से जो है आपका प्लॉट है, क्या उसका एड्रेस है, उसके चारों तरफ दिशाओं में कौन कौन रहता है वगैरह वगैरह। तो बैंक की ओर से जो ये एप्लीकेशन लगाया गया है, साथ में क्या करना पड़ता है, बैंक को एक एफिडेविट भी लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, बैंक को बकायदा एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ता है कोर्ट के अंदर। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो और बैंक के पैनल लॉयर, तो ध्यान रखना, सिंपली एप्लीकेशन लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको बैंक की तरफ से एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा, और उस शपथ पत्र में, उस एफिडेविट के अंदर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी आई, यहां से ए से लेकर A1 से लेकर आपको 9 तक के जितने भी पॉइंट है वहां पे मेंशन है जो करने होता है। ठीक है, अच्छा, तो आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको एप्लीकेशन अकॉर्डिंग फैक्ट बताने पड़ता है कि भाई 30 लाख का लोन दिया गया था,
30 लाख का लोन दिया था, सिक्योर्ड असेट्स थी, मतलब प्लॉट के अगेंस्ट में दिया रखा था 2024 के अंदर। निष्पादित जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए थे वो साथ में आपको अटैच है जो करने पड़ते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी है उसका जिक्र करते हुए मतलब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये भी आपको बताना पड़ेगा कि न्यायालय के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होना बहुत जरूरी है। और प्रार्थी का जो अकाउंट है उसको उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। देखो ये हिंदी लिखी हुई है, वही वर्जन है जो मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है। ओके और फिर जो है बोरोवर के द्वारा ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम का मतलब होता है डिफॉल्ट करना। क्या होता है कि भाई उसने डिफॉल्ट है जो कर दी, उसके कारण से यहां पर जो है आपके सरफासी एक्ट के सेक्शन 13(2) का नोटिस दिया गया। मैंने आपको भी बताया था सेक्शन 13(2) का नोटिस है जो वहां पर उसको दिया गया। अदा करने के लिए बकायदा ये डिमांड नोटिस जारी किया गया 9 जनवरी 2026 को, और उसके बाबत नोटिस और पोस्टर इसकी फोटो प्रतियां जो है साथ में अटैच की गई। नोटिस की तामील के 60 डेज तक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को ऋण का भुगतान नहीं किया गया। यही पढ़ा था हम लोगों ने, ये जो मैंने आपके सामने अभी रिकवरी की प्रोसीजर समझाई थी उसमें यही तो बात आ रखा है। डोंट वरी, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा। लिंकिंग लॉ तनसुख सर, ये टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, इसके अंदर मैं शेयर करूंगा और बाकायदा मेरी टीम क्या करेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पीडीएफ का लिंक भी है जो शेयर कर देगी। आप इसको जरूर पढ़िएगा और खुद को थोड़ा सा अलर्ट मोड में लेके आइए लीगल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वापिस आ जाओ, तो यहां पे क्या हुआ, 13/2 का नोटिस दिया गया, 60 डेज का टाइम था, 9 जनवरी से लेके 7 दिन कैलकुलेट हो गए। उसके बाद में क्या किया, जो बैंक है, प्रार्थी कौन है, बैंक, उसने 13(4) यानी कि सेक्शन 13(4) के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति का कब्जा लेने का वो क्या है, एंटाइटल हकदार है। तो उसने अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ये प्रार्थना पत्र जो है क्या क्या कोर्ट में है जो सबमिट कर रखा है, और इसका अलग से नोटिस भी सामने वाले को जरूरत है जो नहीं है। मतलब ये आपने बैंक में अप्लाई कर रखा है, इसको आपको अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब ये मत सोचना कि वो बैंक जो बैंक कोर्ट के अंदर जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी को हैंडओवर करवाने के लिए तो आपको अलग से नोटिस देगा, नहीं, वो उसकी और कोर्ट की और बैंक की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये एप्लीकेशन फाइल की गई। जो बैंक की ओर से जो एडवोकेट थे उनको सुना गया, सारी बातों को ऑब्जर्व है जो किया गया वगैरह वगैरह, और फिर कोर्ट ने ये आदेश है तो दे दिया। अब देखो ये आदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बैंक के फेवर में कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, आइए जरा समझते हैं। अटेंशन प्लीज। देखिए कई बार चीजें छोटी होती है लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होता है, ये ऐसा ही कुछ प्रोविजन है। हम लोग जब ये जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं ना, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लिंकिंग लॉ पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन जुडिशियल सेगमेंट को डील करने का काम है जो करता है, और लिंकिंग मेथड के साथ ये जो प्रैक्टिकल चीज है ना, इनको हम AIB एग्जाम की तैयारी कराते समय जुडिशियल गाइडेंस, एडवोकेसी गाइडेंस, ये तीनों चीजें आपको लिंकिंग ऐप पर मिल जाएगी। और अभी तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य के अंदर आपके लिए मैंने प्राइस रिलैक्सेशन भी दे रखा है, और यहां पर आप क्या कर सकते हो, 15 महीनों का, 15 अगस्त पर 15 महीनों का आपको एक्सेस जो है जुडिशियल गाइडेंस का इसके अंदर मिलेगा, जिसमें एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी शामिल है, AIB की प्रिपरेशन भी शामिल है। तो ये चीज हो गया, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम की प्रैक्टिकल क्लासेस आपको मिल जाएगी इसके अंदर लिंकिंग ऐप में, और साथ ही साथ AIB जो 22 होने वाला है इस सेगमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व है जो कर सकते हैं। अब आप जरा समझने की कोशिश करना क्या है, आपका कोई भी डाउट हो 9887746100 नंबर पे टीम आपको असिस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से बैंक ने आदेश क्या कहा, कोर्ट ने आदेश क्या पारित किया, प्रार्थी बैंक की ओर से जो प्रार्थना पत्र जो है वो बकायदा ऑथोराइज ऑफिसर के माध्यम से कोर्ट के अंदर पेश किया गया। ठीक है, अनुमति प्रदान की जाती है। क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे जो सिक्योर्ड असेट्स है ना उसका कब्जा लेने की जो अनुमति है वो ग्रांट की जा रही है। और इतना ही नहीं, आप अगर नीचे पढ़ेंगे ना तो यहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, देखिए, और यहां पे आइए, इसमें जो असेट्स का जिक्र कर रखा है, तो प्रार्थना पत्र में जिस असेट्स के बारे में मेंशन किया गया है, तो जो DSP है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनको ये डायरेक्शन दिया जाता है। क्या डायरेक्शन दिया जाता है कि ये जो प्लॉट है, ये जो सिक्योर्ड असेट्स है, इसका पोजीशन लेने के लिए के संबंध में कार्रवाई में जितने भी पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस असिस्टेंट है जो चाहिए, पुलिस का जो सहयोग चाहिए, तो आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएं। इसीलिए बैंक वाले जब आते हैं तो साथ में पुलिस कर्मी को लेकर आते हैं, उनको पता है कि वहां पे विरोध है जो होगा, और पुलिस कब ऐसा असिस्टेंस देगी, जब कोर्ट से आदेश आएगा। और ये जो कोर्ट का आदेश देने वाला कौन है, आपका भविष्य यानी कि जुडिशियल ऑफिसर है ना। तो जुडिशियल ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो इस तरीके का आदेश है जो प्रोवाइड करता है लीगल फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करने के बाद में। तो यहां पर ये थी आपके पीछे मेन कहानी, और ये आदेश दिया गया था किसके द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रैक्टिकल टॉपिक
आपके माइंड को लीगली ओपन करने के अंदर बहुत ही यूजफुल है, जो साबित होगा। इस तरह के और भी वीडियोस आपको लगता है कि मुझे बनाने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी सरफाइसी एक्ट के तहत किसी नोटिस को पढ़ा है, नोटिस को देखा है, या फिर कोई प्रोसीडिंग हुई है, तो उसकी स्टोरी बिना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जितने कैंडिडेट्स अलग अलग स्टोरी बताएंगे ना, तो बाकी जितने भी दूसरे कैंडिडेट्स उनको बेनिफिट मिलेगा। जीवन के अंदर कभी कभी है ना, ज्ञान जो है वो दूसरों के अंदर भी बांटना चाहिए, स्वार्थ को साइड में रख के। करेक्ट। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सरफाइसी एक्ट के तहत क्या आपको भी किसी तरह का कोई नोटिस मिला हुआ है क्या? अगर हाँ, और आपको लगता है कि मेरा लिमिटेड नॉलेज आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद द लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट। और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे @तनसुख सर, या फिर टीम के जरिए भी कनेक्ट है जो कर सकते हैं। रही बात जुडिशियल गाइडेंस, एडवोकेसी गाइडेंस और एआईबी सेगमेंट की तैयारी के लिए, वो आपके लिए लिंकिंग ऐप पर हमेशा अवेलेबल है जो रहेगा। टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग। थैंक यू सो मच।